जब भी चलेगा ना तब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है? तो देख मेरे भाई, ऐसा इसलिए होता है ना, इसके रीज़न देखो। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। ऐसा इसलिए जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज हमारा ये 4th डे है। आज हम लोग इसकी वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ पीडीएफ। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं ओवरऑल 25 क्वेश्चंस का ये सेट होने वाला है। हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला है। पिछले 4 दिन से कंटिन्यू हम लोग फिजिक्स पर ऐसे ध्यान दिए हुए हैं और आपको मैंने बता दिया है कि फिजिक्स आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके सारे क्वेश्चंस आपको कवर अप करा दिए जाएंगे। ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो जुलाई मंथ है आपका 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन हमारा जो सेट है वो इंग्लिश में है, तो दूसरा इसी का सेम टू सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है। और जो पीडीएफ आप लोगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी मर्जी हो तो, ऐसी वीडियोस पाने के लिए, ताकि आपको मिल जाए। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे साथ ही साथ इसका आंसर भी आप लोग याद करते चलेंगे और मैं बताता चलूँगा कि ये कब कब एग्जाम में पूछा गया है। कहता क्या है? नेम 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको लिखना है, जो कि बिहार बोर्ड 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यही सेम चीज़ आप इसका देख लो हिंदी में। आवेश के 2 गुण नियम। तो आवेश क्वांटमीकृत होता है और आवेश संरक्षित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मेरे प्यारे दोस्त। देखिए जो लोग 1 से 5 तक पिछला वीडियो देखे होंगे उसके लिए वीडियो नहीं है, वो स्किप कर सकते हो। आगे तक सीधा 6 क्वेश्चन से देखना। कहता है अगर पूरा देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो 2020 और 2022 में पूछा है, ठीक है। 2020 और 2022 में पूछ चुका है, 2023 में भी पूछने का चांसेस है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो टोटल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो 0 रह जाए या कांस्टेंट रहे तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे प्यारे दोस्त, इज चार्ज पॉसिबल ऑन अ फोटोन। क्या चार्ज पॉसिबल है फोटोन पर? तो हाँ भाई, ध्यान से इसको देखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है? फोटोन इज अ एनर्जी पॉकेट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू। फोटोन आपका एक एनर्जी पॉकेट होता है और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू, where h is equals to Planck's constant and mu is equals to frequency of radiations. Since rest mass of photon is 0, so it can't have charge. तो देखो भाई, फोटोन पे चार्ज होने वाला नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, चलिए बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विल द मास ऑफ अ बॉडी चेंज आफ्टर चार्जिंग। तो ये मैंने जो बताया था कि इसमें आपका जो अगर बॉडी चार्ज होता है तो हाँ मास में उसका चेंजेस आता है। अगर गेन करेगा या लॉस करेगा तो उसका मास में चेंजेस आएगा। चलिए कहता क्या है? सिंस वी नो डैट चार्जिंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का चार्जिंग हम लोग का डिपेंड करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। इसीलिए सो इफ अ बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाए तो वह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। डैट इट्स मास विल इंक्रीज एंड इफ अ बॉडी, तो जिससे क्या होगा उसका कि मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। गेन करेगा तो मास तो इंक्रीज करना ऑब्वियस सी बात है, तो इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए अगर कोई बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और उसका जो मास है वो डिक्रीज करेगा। हेंस इट प्रूव्स दैट बॉडी हैव मास एंड चेंज देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग कूलम फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। क्या आपका इंपॉर्टेंस होता है वेक्टर फॉर्म में लिखने का कूलम फोर्स को? तो बहुत फायदे हैं उसको लिखने का। देखिए 2 फायदा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दो इंपॉर्टेंस है। तो कहता क्या है? द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम फोर्स shows that कूलम फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अच्छा बात है, आप ये तो बता देता है कि मैग्नीट्यूड में आपका इक्वल है लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में, तो ये फायदा हो गया। दूसरा जो वेक्टर फॉर्म होता है कूलम फोर्स का, वो बताता है कूलम फोर्स एक्ट्स अलोंग द ज्वाइनिंग चार्जेस, हेंस द कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये भी बताता है कि कूलम फोर्स एक आपका सेंट्रल फोर्स है। अब इसी सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन नीचे में है, डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये सेम चीज़ हिंदी में भी है। विद्युत आवेश के 2 मूल गुणों को लिखें। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? उसके बाद क्या फोटोन पर आवेश संभव है? उसके बाद क्या किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले बताया गया।
उसके बाद कूलम्ब बल को सदिश रूप में लिखने से क्या लाभ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, तो आखिर ऐसा क्यों, तो कूलम्ब फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है क्योंकि जो यहाँ फिगर इसको आप देख लेना, कूलम्ब फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस। कूलम्ब फोर्स क्या करता है, एक्ट्स अलोंग द लाइन, जो भी आपका है दोनों जो चार्जेस है दोनों के बीच का चार्ज बोथ चार्ज के पीछे जो काम करता है, इसीलिए कूलम्ब फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे दोस्त, ये 2010 में पूछा है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, तो कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पर कूलम्ब का, देख लीजिए। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। देखो कूलम्ब फोर्स आप बड़े चार्ज के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज, और ये आपका स्टैटिक स्थिर जो है रुका हुआ चार्ज है उसके लिए ये है, मूविंग चार्ज के लिए नहीं है। तीसरा, इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई द चार्जेस आर इन आर्बिट्री शेप बिकॉज दोज केसेस वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। देखिए आप ये डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना आर्बिट्री किसी शेप पे, तो आपको दिक्कत हो जाएगा चार्जेस को ऐसे डिस्टेंस दोनों के बीच में काउंट करने का, तो ये कूलम्ब फोर्स का एक डिमेरिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे दोस्त 8 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो 2020 में पूछा है, 2023 में भी पूछने की संभावना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी से आप क्या समझते हो, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले देख लेते हैं क्या होता है। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो है फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बटे चार्ज, ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। समझ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझते हैं, तो समझ गए, 2 नंबर के लिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे दोस्त, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। MVVI है, 2023 के लिए रट्टा मार के जाइएगा, MVVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आने की संभावना 10 में से 9 बार हो गया, बहुत बार होता है। बहरहाल ये 2013 में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग को पता चल चुका था, तो पहले पढ़े कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो आपका लगेगा, लेकिन हम लोग का क्या पूछा था, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो ध्यान से देखो, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, बस करंट कैरिंग कंडक्टर कर लेंगे उसकी जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू फोर्स बाय चार्ज, ई इज टू एफ बाई क्यू। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस विच हैज इक्वल पोटेंशियल एट ऑल इट्स पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, MVVI 2023 में रहेगा ही रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव में रहे चाहे 1 नंबर में रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की वीडियो का लाइन है, ड्रॉ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्ज। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ 2017 में नहीं, उससे पहले भी पूछा गया है, लेकिन बहुत बार पूछता है। तो ये उसका आपका देख सकते हैं, ये हो गया इसका। ठीक है हमारे प्यारे दोस्त, नंबर हम लोग अब 11 की तरफ कहता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बीच में आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं, देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और यहाँ पर फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो क्वेश्चन है ये MVVI है, इसको भूल से भी स्किप मत करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार के इसको जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कंप्लीट अ लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका ऐसे क्या करता है, लूप को कंप्लीट करता है। उसी के तहत फिर दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस, किसका, तो कंडक्टर के। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल 90 डिग्री पे ही होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एंगल पे हो सकता है। थर्ड जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यही था डिफरेंस हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हो, 2014 के बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता, क्यों। और ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही एक बार पूछा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत अच्छे तरीके से सर ऐसे क्लास में समझाया करते हैं। अगर ऐसे आप लोग क्लास करते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाते हैं। तो कहता क्या आंसर देखिएगा, आंसर
If electric field lines intersect each other, then there will be a two different direction of electric field at a single point, which is not possible. So electric field lines never intersect each other. देख मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट कर गया तो दो गो डायरेक्शन बन जाएगा, दो गो डायरेक्शन बन जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपका ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि दो लाइन पॉसिबल है ही नहीं, दो डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, एक ही डायरेक्शन उसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा देर पहले भी जो क्वेश्चन नंबर आपने देखा उसमें भी मैंने ये बताया, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसके पास दो डिफरेंट डायरेक्शंस होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी तरीके से आपका दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहता है हमारे प्यारे दोस्त 13 नंबर कहता है राइट डाउन द बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये बीच में कंडक्टर रखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी इसका 0 है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। तो देखिए रख दिए गए, तो देखिए क्या क्या इस पे होगा, क्या क्या इसका बिहेवियर होगा। देखिए, नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख सकते हो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ और डायरेक्शन, यही जो डायरेक्शन है उसी में आपका पॉजिटिव चार्ज भी उत्पन्न हुआ है। दूसरा देखिए बिहेवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देख लो, ये जो कंडक्टर है जितना भी, ये सब में यहाँ पर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर आपका बन रहा है, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, चार्ज विल बी ओनली ऑन आउटर सरफेस। और चार्ज आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इनसाइड विल बी कांस्टेंट। पता ही है, कंडक्टर के इनसाइड आपका कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। 14 नंबर देख लो, कहता है ये 2014 के एग्जाम में पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये एक आपका MBBI क्वेश्चन है, हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो 2014 दिख रहे हो ना, ये इसके बाद भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। तो क्या कहता है, द फेनोमेना ऑफ शील्डिंग एन ऑब्जेक्ट और एन इंडिविजुअल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड or from electric current to place inside a hollow conductor is called electrostatic shielding. This phenomena is based on the fact that electric field inside a hollow conductor is 0. ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन नंबर आज के इस वीडियो का, और इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। इट इज़ सेफ टू सिट इनसाइड अ कार टू बी सेफ फ्रॉम द थंडरिंग। आपका सबसे बड़ा आप देख सकते हो, जब भी अगर आपका बिजली करके ना, तो आप पेड़ के नीचे मत खड़ा रहना, किसी गाड़ी के नीचे रहना, वो आपको ज़्यादा आसानी से जान बचाना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगा। लेकिन पेड़ आपका डायरेक्ट करंट को ऐसे खींचेगा अपने अंदर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 आज के इस वीडियो का कहता है 15 पॉइंटेड एजेस आर नॉट लेफ्ट इन इलेक्ट्रिक मशीन्स वाई। जो क्वेश्चन 15 है, पॉइंटेड एजेस, नुकीलेदार एज आपके किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन में नहीं छोड़े जाते हैं, क्यों? तो ऐसा इसलिए मेरे भाई, एरिया ऑफ पॉइंटेड एज इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है एरिया पॉइंट एज का। ठीक है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है ना, सिग्मा बराबर Q/A, किसी भी पॉइंटेड एज का बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा, एज पे बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए कोरोना डिस्चार्ज विल टेक प्लेस एट दैट पॉइंट एज, देयरफॉर पॉइंटेड एजेस आर नॉट लेफ्ट इलेक्ट्रिक मशीन। कोरोना चार्ज वहाँ पर जो उत्पन्न हो जाता है, कुछ जो कि डैमेज भी कर सकता है, इसके लिए इसे किसी भी आपका मशीन्स में, इलेक्ट्रिक मशीन्स में आपको वहाँ नहीं छोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक एजेस पॉइंट्स। तो हमारे प्यारे दोस्तों 16 नंबर 15 मैंने बता दिया था, जो 16 देख रहे हो ना, ये 2010 और 2016 में पूछा है, 2018 में भी ये पूछा हुआ है। ठीक है, 2018 में भी पूछा है, 2018 में भी ये पूछा था। डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर की बात करें और ये क्वेश्चन ना हो तो ऐसा कोई बात ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अबव विच इट बिकम्स अ कंडक्टर, वैसा वैल्यू जिसमें कि आपका जो फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कंडक्टर का, किससे, नॉन कंडक्टर से, दैट इज लूजेज इट्स इंसल्टिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कोई डाउट? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अगर आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, तो आप बता देना 16 × 10⁶। हमारे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 इसी का दूसरा पार्ट आते हैं।
रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपका बहुत बार पूछता है, चाहे ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे हमारे प्यारे दोस्त, चाहे सब्जेक्टिव में पूछ दे, लेकिन पूछता है मेरे प्यारे दोस्त। तो कहता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, कैसा क्या होता है? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आपका जो रेशियो, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, वैसा होता है, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ई मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी का क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 नंबर। ये देख रहे हो ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे दोस्त, मिस मत कीजिएगा। कहता है कैन 1 कूलम चार्ज बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। क्या 1 कूलम चार्ज दिया जा सकता है स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर? 1 मीटर का जो स्फीयर वाला रेडियस होगा उसको 1 कूलम चार्ज। तो चलिए कहता क्या है, इफ़ क्यू चार्ज इज गिवन टू एन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अगर दे दिया जाए क्यू चार्ज आर वाले रेडियस को, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या होगा? इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोड, यही नहीं होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू आर स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, देख लो, यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। कूलम हम चार्ज हमारा कितना है? 1 कूलम। आर कितना है? 1 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, पुट करेंगे, तो जब चार्ज की जगह सब पुट करोगे तो ये आएगा आपका, और जब इसको वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 92 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसी से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर that the dielectric strength of air 6 × 10⁶ voltmeter. Hence 1 coulomb charge cannot be given to an sphere of radius 1 meter. इसीलिए देख रहे हो 1 कूलम का तो पॉसिबल है नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 18, राइट डाउन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी पूछा हुआ है, देख लो। परमिटिविटी यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट इसका होता है आपका परमिटिविटी का कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए मीटर स्क्वायर इनवर्स, और डायमेंशन आपका यहाँ पर होता है m-1 l-q t4 और a स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन आते हैं। 90 नंबर शायद स्किप हो गया है, लगता है 90 नंबर स्किप हो गया है, सीधा 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है। 90 नंबर स्किप हो गया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में से कवर अप करा दूंगा, ठीक है। तो है 20, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर, ठीक है। ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड बाय स्लाइटली कंडक्टिंग वायर। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो 20 नंबर है। ऑर्डिनरी रबर आपका इंसुलेटर होता है, लेकिन जो रबर टायर्स होता है ना, ठीक है, एयरक्राफ्ट का, वो स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया था। ऐसा क्यों? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। इसलिए बनाया जाता है, क्यों? सो डैट चार्ज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। बताइए कि ऑर्डिनरी जो अगर बनेगा, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन तो एकदम मौजूद है, टायर में तो फ्रिक्शन होना ही है। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ट्रैक गोज टू अर्थ एंड द एयरक्राफ्ट इज सेव्ड फ्रॉम एनी मिसशेप। कोई भी ऐसे अगर दुर्घटना होता है तो उससे बचने के लिए ऐसा किया था कि इंसुलेटिंग बना दिया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देख लीजिए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खैर इसको तो अगले वीडियो में पर है, ध्यान से देखिएगा। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन। वाई? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप एनसीईआरटी का बुक उठाओगे ना तो इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी व्हीकल्स होता है ना, भारी भारी व्हीकल्स हो गए, ठीक है, उसमें जो आपका पेट्रोल डीजल वगैरह जो उसमें ऐसे कैरी करते हैं, मेटेलिक रोप होता है, ठीक है, उसमें, जो कि देखना हमेशा वो ज़मीन से सटा और लटका रहेगा मोशन के दौरान, जब भी चलेगा ना तब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है? तो देख मेरे भाई, ऐसा इसलिए होता है ना, इसके रीज़न देखो व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। ऐसा इसलिए सो डैट the charge generated due to the friction between the air and the vehicle goes to the earth, otherwise be hazardous to inflammable materials। देखो
जो फ्रिक्शन होता है हेवी मटेरियल्स है तो रोड या एयर या व्हीकल के टायर में तो भाई फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज उसमें जनरेट होगा वो अगर कोई मेटल कैरिंग कंडक्टर ना हो जो कि ज़मीन में पहुंचा दे अर्थ में, तो अगर वैसा नहीं होगा तो देखना कि हैजार्डस मतलब कि आग भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा विस्फोट भी हो सकता है, इसी कारण से उसमें लटकाया जाता है। तो यही रीज़न था। प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान से देखना। When electric current is allowed to flow through high potential wires, the bird sitting on the wires flies. Why? जब ऐसे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हाई उसमें ऐसे फ्लो करा दिया जाता है, जानते हो कि बर्ड्स वगैरह का पैर में ऐसे उनका जो सेंसिटिविटी होता है, उनका जो ब्लड वगैरह होता है तो फ्लो होता नहीं ज़्यादा, तो इसके तहत वो ऐसे नंगे तारों पर भी बैठ जाते हैं तो उन्हें शॉट लगता बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, जब ऐसे वोल्टेज बढ़ा दिया जा रहा है तब आखिर क्यों ऐसे पक्षियाँ उड़ जा रहे हैं, तो आंसर देखिए। When electric current is allowed to the flow through the high potential wire, then the similar charge induced in the feather of the birds. Similar charge तो उसमें जाएगा ही, लेकिन similar charge repel each other. That is why feathers get extended and the birds flies. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब 23 की तरफ। In rainy season, bamboo stick umbrellas are used instead of metal stick umbrellas. Why? बरसात के मौसम में भाई मेरे कहता है लोग कि ऐसे जो बैम्बू से जो बांस का पेड़ होता है ना, बांस का पेड़ का छड़ी से जो उसका जो छाता बने तो उसका आप ऐसे यूज़ करो, मेटल स्टिक को अवॉइड करो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा भाई कि जो बैम्बू स्टिक है ना वो लाइटनिंग को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ मेटल स्टिक रहेगा ना, मेटल वगैरह जो नॉर्मल छाता तो वो ऐसे लाइटनिंग को अट्रैक्ट करे। लेकिन इसलिए कहते हैं कि अगर हेवी बरसात और लाइटनिंग हो रहा है तो उसमें छाता लेके बाहर मत निकलना, ठीक है। तो देखिए उसी का आंसर है वुड इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है कि लकड़ी क्या होता है, इंसुलेटर होता है, बैम्बू भी एक आपका लकड़ी है। हैंस टू सेव वन सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, इसीलिए लाइटनिंग से खुद को बचाने के लिए आपको बैम्बू स्टिक अम्ब्रेलाज यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेटल स्टिक अम्ब्रेलाज। कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या था, क्या है, ध्यान से देखना। ये क्या है आपका, देखिए तो एक स्फेरिकल सेल है, कहा क्या, इफ क्यू चार्ज गिवन टू एन स्फेरिकल सेल, क्यू चार्ज है स्फेरिकल सेल को दे दिया गया क्यू चार्ज, देन शो डैट इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इट ऑन आउटर सर्फेस। तो आपको इसको शो करना है, तो चलिए शो करते हैं। ये हमारा एक हो गया क्या, स्फेरिकल सरफेस ए बी सी, ठीक है, जिसमें कि चार्ज है प्लस क्यू। तो देखिए जो प्लस क्यू चार्ज है वो हम लोग स्फेरिकल सेल को दे दिए, तो ए बी सी तो हमारा क्लोज गॉसियन सरफेस बन गया। गॉसियन थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि फाई डी फाई इक्वल्स टू क्यू इंटू 1/ε0। तो हम लोग को टोटल चार्ज, जो उसमें कि टोटल चार्ज आपका इंक्लोज होता है, ये हम लोग को पता है। जब इसको सॉल्व करोगे ना मेरे भाई, गॉसियन सरफेस को जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा ई इक्वल्स टू फाई डी इंटू ए क्यू/ε0, जिसमें कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर डालोगे, इसमें फुट करोगे तो जीरो होता है, इसीलिए यहाँ पर जीरो आया। जब ये जीरो आ गया तो इसीलिए कोई भी चार्ज अगर आप कंडक्टर के अंदर डालोगे, कोई भी चार्ज उस पर ऊपर आने वाला नहीं है, क्योंकि पता है कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो यही था आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 2010 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये 2010 में पूछा, 2012 में पूछा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक्सप्लेन करना आपको सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय दिस चार्जेस इंडिविजुअली। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज के द्वारा जो है क्रिएट होता है वो इक्वल होता है वेक्टर सम का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसके द्वारा, तो इंडिपेंडेंट चार्ज के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 EN सारे को ऐड कर दीजिए। तो यही चीज़ आपको जब लिखोगे तो आपका कहलाएगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ। तो यही चीज़ आपका ऐसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा था प्यारे दोस्तों 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्टली आपका 30 क्वेश्चंस आने में बस 5 क्वेश्चंस और बचा, उसके बाद जो चैप्टर 1 है वो आपका फिनिश हो जाएगा। चैप्टर 1 का क्वेश्चंस फिनिश हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास तक में खत्म हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दो। दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी वैसे हेल्प हो सके, एग्जाम की तैयारी उनकी भी चल सके। एकमात्र ऐसा चैनल जहाँ पर कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको ऐसे प्रैक्टिस कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव आपको बताने में 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव समय लेता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे सब्जेक्टिव का ऐसे ज्ञान मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपका बायो नहीं तो केमिस्ट्री में से कुछ होगा, तो उसके लिए से तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए जी लगा करके, जम लगा करके, दम।